दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बेहतरीन तेलुगु क्राइम थ्रिलर सीरीज को लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत देखकर ही आप इससे चिपक कर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। सीरीज का नाम है लॉक्ड और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। और बात करें सीरीज के एपिसोड्स की, तो इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं और लास्ट वाला एपिसोड तो आपका दिमाग सच में घुमाकर ही रख देगा। मैंने सभी एपिसोड्स को इसी एक वीडियो में कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को वैन से उतरकर दूसरे आदमी के पास जाते हुए देखते हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई पंक्चर की शॉप है, तो वो आदमी इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो वैन वाला आदमी उसी आदमी को वैन का टायर ठीक करने के लिए बोलता है और कहता है कि इस काम में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी उसकी वैन का टायर ठीक करने लगता है और तभी वो वैन वाला आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम उस वैन वाले आदमी को देखते हैं, जिसने उस बंदे को गंजा करके चेयर से बांधकर बिठा रखा होता है और उसके सर पर कुछ मार्क्स लगा रखे होते हैं। साथ ही उस वैन वाले आदमी के पास एक ह्यूमन हेड की बुक होती है। पहले वो उस बुक को पढ़ता है और फिर एक हथौड़ा लेकर उस आदमी के सर पर वही वार करता है जहां उसने मार्क्स बनाए थे और ऐसा करते ही उस बंदे की वही मृत्यु हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक बच्चे को बलून्स लेकर रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के सर में बहुत गहरी चोट आती है। अब बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। धीरे धीरे बच्चे की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर हॉस्पिटल की सिस्टर इस बात को अपने सुपीरियर डॉक्टर चेलियन को बताती है। चेलियन बच्चे की रिपोर्ट्स पढ़ता है और सिस्टर को बोलता है कि डॉक्टर आनंद को कॉल करके फौरन यहाँ बुलाओ। सिस्टर बोलती है कि डॉक्टर आनंद अभी थोड़ी देर पहले ही 3 सर्जरी करके घर गए हैं। तो चेलियन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम उसको फोन करो और उसको बताओ कि ये एक इमरजेंसी केस है। जिसके बाद सिस्टर डॉक्टर आनंद को कॉल करके उस बच्चे के बारे में बताती है और उसकी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को मेल करती है। डॉक्टर आनंद उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है और फिर अपने घर की लाइब्रेरी में जाकर वहाँ कुछ बुक्स को स्टडी करता है और इसके बाद वो सीधा अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी हमें डॉक्टर आनंद के घर के बाहर एक कोट वाले आदमी को दिखाया जाता है। अब ये आदमी कौन है और डॉक्टर आनंद के घर के बाहर क्या कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब जैसे ही डॉक्टर आनंद हॉस्पिटल पहुंचता है तो बाकी डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि बच्चे को तो हम बचा लेंगे, लेकिन इसमें शायद उसकी मेमोरी चली जाए। डॉक्टर आनंद फौरन उस बच्चे की सर्जरी करता है। इस सर्जरी को देखकर बाकी डॉक्टर्स काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर आनंद बहुत अजीब तरह से बच्चे की सर्जरी कर रहा था। ऐसी सर्जरी ना तो उन्होंने पहले देखी होती है और ना ही कहीं पढ़ी होती है। वहीं हम ऑपरेशन थिएटर में एक मिसबा नाम के आदमी को देखते हैं, जो होता तो वही है पर उसका ध्यान कहीं और होता है, मतलब वो किसी और ही दुनिया में खोया होता है। खैर, कुछ देर बाद वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और बच्चे की मेमोरी भी लॉस नहीं होती। उस बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर को शुक्रिया बोलते हैं। तभी सुपीरियर डॉक्टर चेलियन भी वहाँ आ जाता है और डॉक्टर आनंद को शाबाशी देने लगता है। असल में डॉक्टर आनंद की मेमोरी मॉडल पर रिसर्च चल रही होती है। उसी की वजह से वो उस बच्चे की जान और उसकी मेमोरी को लॉस होने से बचा पाया। डॉक्टर चेलियन और आनंद आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और इमरजेंसी केस आता है। डॉक्टर आनंद पानी पीते पीते ग्लास को साइड में रखकर पेशेंट को देखने चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर आनंद अपने काम में बहुत ही माहिर होने के साथ साथ मेहनती भी है। चाहे कितना भी क्रिटिकल केस क्यों ना हो, वो अपने पेशेंट्स की जान बचा ही लेता है। उस दूसरे ऑपरेशन के बाद आनंद अपने घर आता है, जहाँ उसके साथ उसकी एक बिल्ली रहती है। आनंद अपनी बिल्ली को दूध देता है कि तभी उसके पास मिसबा का कॉल आता है। मिसबा बहुत ही परेशानी में होता है। वो डॉक्टर से मिलकर उसके साथ अपना दुख शेयर करने की बात बोलता है। इस पर आनंद मान जाता है। मिसबा और आनंद का घर आधे पौन घंटे की दूरी पर था। आनंद मिसबा का वेट करते हुए टीवी देखने लगता है कि तभी डोरबेल बजती है। आनंद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि मिसबा को तो आने में आधा घंटा लगने वाला था, वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। अब जैसे ही गेट खुलता है तो उसके सामने एक प्रिया नाम की लड़की खड़ी होती है। वो लड़की इस आदमी से बोलती है कि मैं और मेरे पेरेंट्स कार से कहीं जा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हमारी गाड़ी खराब हो गई। वो लड़की उस आदमी से थोड़ी देर के लिए उसके घर पर रुकने के लिए पूछती है, तो वो इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो लड़की उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है। उस लड़की के इतना रिक्वेस्ट करने पर यह आदमी प्रिया और उसकी दादी को थोड़ी देर के लिए अपने घर पर रुकने की परमिशन दे देता है। अंदर आने के बाद प्रिया की दादी उस लड़के से फालतू के सवाल पूछना शुरू कर देती है, जैसे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, कब करोगे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे
होंगे कि इस बीच में ये आदमी कहाँ से आ गया और आनंद कहाँ गया। रुकिए, अभी सब पता चल जाएगा। खैर, अब दादी के सवालों से परेशान होकर वो आदमी किचन में चला जाता है और बिल्ली के दूध से चाय बनाकर प्रिया और दादी को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जब मिसबा आनंद के घर पर जा रहा होता है तो मिसबा की वाइफ फातिमा उसको कॉल करती है। मिसबा और फातिमा के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। दरअसल मिसबा की वाइफ को लगता है कि उसका किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मिसबा जब भी बाहर जाता है तो फातिमा उसको कॉल कर करके पूछती रहती है कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। फातिमा की इस आदत से मिसबा बहुत ही परेशान हो चुका था और इसी बारे में बात करने के लिए आनंद के पास जा रहा था। वहीं इधर दादी चाय पीते पीते खांसने लगती हैं, तो प्रिया उस आदमी से बोलती है कि प्लीज जल्दी से मेरे बैग से इन्हें इनहेलर निकाल कर दे दो। तो वो आदमी बैग से इनहेलर निकाल कर दादी को दे देता है और तभी दादी वो इनहेलर उस आदमी के मुंह पर ही स्प्रे कर देती है, जिससे वो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। असल में प्रिया और दादी चोर होती हैं और प्रिया का असली नाम वैष्णवी होता है। अब बेहोश होते ही दादी उस आदमी को बांध देती है और वैष्णवी घर लूटने लगती है। इनके साथ एक और आदमी मिला हुआ था जिसका नाम है सागर। सागर दादी का ड्राइवर है। वैष्णवी ऊपर जाते जाते सागर को मैसेज करके रेडी होने के लिए बोलती है और फिर ऊपर रखे हुए एक लॉकर को अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके खोल देती है। उस लॉकर में बहुत सारा पैसा रखा होता है जिसे वैष्णवी जल्दी से अपने बैग में भरना शुरू कर देती है और फिर नीचे आकर दादी से बोलती है कि मैं अब ये काम और नहीं करूंगी, ये मेरा लास्ट काम है। इस पर दादी बोलती है कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी चलो जल्दी से हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। इतना कहकर दादी सारे फिंगरप्रिंट्स साफ करने लगती है। वैष्णवी दादी से बोलती है कि आप ये सब साफ करो, मैं ऊपर जाकर आती हूँ। फिंगरप्रिंट्स साफ करके दादी घर के बाहर आती है और सागर यानी अपने ड्राइवर को बुलाती है कि तभी दादी की नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है, जिसको देखकर दादी के पसीने छूट जाते हैं। दादी भागकर अंदर जाती है और मॉनिटर ढूंढकर उसमें से अपनी क्लिप डिलीट कर देती है, जिससे पता चलता है कि दादी अपने पेशे में काफी माहिर हैं। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी को एक अलमारी मिलती है और वो जैसे ही उस अलमारी को खोलती है तो अंदर से आनंद निकल के गिरता है। वहीं दादी को एक और क्लिप मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि ये घर वैसे तो आनंद का है, लेकिन जब आनंद बाहर गया था तो उसके पीछे से एक आदमी उसके घर में घुसा था जिसको उन्होंने बेहोश करके बांध दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इन शातिर चोरों की कहानी पता चलती है। दरअसल कुछ समय पहले दादी के साथ एक और लड़की थी और उस समय दादी का ड्राइवर जोई नाम का बंदा था और ये तीनों मिलकर लोगों को लूटा करते थे। ये लड़की और जोई एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी एक दिन ये तीनों एक वैन से जा रहे होते हैं और वो लड़की दादी से आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तभी वो लड़की और जोई मिलकर दादी को वैन से धक्का मारते हैं और सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। दादी को नीचे पड़ा हुआ देखकर कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। दादी के पास उस समय खुद के इलाज के पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए दादी चोरी से हॉस्पिटल से निकलने लगती है। तभी दादी को एक जान पहचान की औरत मिलती है जिसका बेटा उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। दादी उस लड़के को देखने के लिए वापस हॉस्पिटल के अंदर जाती है और ये लड़का कोई और नहीं वही सागर है जो फिलहाल दादी का ड्राइवर है। असल में सागर की गर्लफ्रेंड ने सागर को धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी और इसी वजह से सागर ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पूरी बात जानने के बाद दादी सागर को समझाने लगती हैं और उसे अपनी स्टोरी सुनाती हैं। दरअसल दादी के लड़के और बहू की एक एक्सीडेंट में जान चली गई थी, जिससे उनके पास उनका पोता रह जाता है। उसी को पढ़ाने लिखाने के लिए दादी चोरी चकारी करती हैं और चोरी के पैसों से ही अपना घर खर्च भी चलाती हैं। दादी सागर को पैसों की कीमत समझाते हुए बोलती हैं कि बेटा आज के जमाने में पैसा है तो सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। और तभी से सागर दादी के साथ मिलकर चोरी का काम शुरू कर देता है और उसी हॉस्पिटल में दादी को एक लड़की रोते हुए दिखती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वैष्णवी है। दरअसल वैष्णवी की बहन उस हॉस्पिटल में एडमिट थी जिसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। दादी वैष्णवी के पास जाकर पूछती है तो वैष्णवी बताती है कि उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके इलाज के लिए उसके पास अब पैसे नहीं है और ना ही उसके पास कोई जॉब है। ये सुनकर दादी उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देती है और उसे मिलने के लिए बुलाती हैं। पहले ही दिन वैष्णवी दादी से मिलने उनके ऑफिस जाती हैं, जहां दादी उसको एक्टिंग सिखाती हैं कि कैसे लोगों को पागल बनाया जाता है। और इसी तरह ये तीनों एक साथ काम करने लगते हैं, जिसमें सागर दादी को बड़े बड़े घर का एड्रेस बताता है और दादी और वैष्णवी वहां जाकर लोगों को लूटते हैं। इसी दौरान सागर अपनी
गर्लफ्रेंड को याद करके नशा करना शुरू कर देता है क्योंकि वो उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। तभी एक दिन दादी उसे अपनी बंदूक देती है और बोलती है कि जरूरत पड़ने पर ही इसको चलाना। इसी बीच सागर डॉक्टर आनंद का फोटो और एड्रेस दादी को बताता है, पर फोटो धुंधली होने की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। अब कहानी वापस प्रेजेंट में यानी डॉक्टर आनंद के घर आकर रुकती है, जब वैष्णवी ने अलमारी खोली थी और उसमें से आनंद निकल के नीचे गिरा था। अब दादी को समझ में आता है कि ये घर डॉक्टर आनंद का है और जिसने गेट खोला था वो कोई और है। तभी आनंद को होश आने लगता है। आनंद के सर पर काफी चोट लगी हुई थी। अब आनंद दादी और वैष्णवी के सहारे नीचे आता है। दादी उसे सारी बात बताने लगती हैं कि कैसे उनकी गाड़ी बारिश में खराब हो गई थी और वो यहाँ कुछ देर रुकने आए थे। फिर दादी बताती हैं कि उस आदमी ने हमें अंदर तो बुला लिया पर हमारे साथ जबरदस्ती करने लगा तो हमने उसे बांध दिया। पर जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी वहाँ नहीं होता, वो आदमी वहाँ से भाग चुका था। तभी आनंद जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी अभी घर में ही है और बाहर नहीं निकला है। वैष्णवी भी उसको ढूंढने लगती है। वो ऊपर जाकर रूम चेक करती है पर वहाँ वो आदमी नहीं दिखता। फिर जब वो नीचे आती है तो अचानक वो आदमी वैष्णवी पर हमला कर देता है। इतने में आनंद भी उस आदमी पर वार करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और एक नई कहानी शुरू होती है जिसमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अविनाश है। ये आदमी डॉक्टर आनंद का स्टूडेंट होता है। अविनाश आनंद को अपना आइडल मानता है। वो आनंद की सारी क्लासेस अटेंड करता है, यहाँ तक कि अविनाश अपने फ्रेंड के लेक्चर भी जो आनंद लेता था उसे भी खुद अटेंड करता है, यानी कि वो अपने दोस्त की जगह खुद आनंद की क्लास में आकर बैठता है। ये बात जैसे ही आनंद को पता चलती है तो वो अविनाश को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे अपनी एक बुक देता है और उससे बोलता है कि जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे तो इस बुक को प्रैक्टिस की तरह यूज करना। ये अविनाश के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है। अविनाश बहुत खुश होता है और घर जाकर अपनी माँ को ये सब बताता है। अविनाश की माँ को कुछ दिमागी प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से वो अक्सर बीमार रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन अविनाश कॉलेज के लिए निकलता है तो वो अपनी माँ को उठाने लगता है पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। फिर अविनाश कॉलेज आकर अपनी माँ की हालत के बारे में डॉक्टर आनंद को बताता है तो आनंद उसे बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अविनाश डॉक्टर आनंद से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि आप एक बार मेरी माँ को देख लीजिए और उन्हें बचा लीजिए, लेकिन डॉक्टर आनंद मना कर देता है और बोलता है कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। अब तुम्हारी माँ को ठीक नहीं किया जा सकता और इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट डे पर आती है जहाँ आनंद दादी और वैष्णवी को चाय बनाकर पिलाता है और पुलिस को कॉल करने की बात बोलता है। उसके साथ जो भी कुछ हुआ आनंद वो सब पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही दादी बोलती है कि अच्छा बेटा तो हम चलते हैं। इस पर आनंद बोलता है कि अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, अभी पुलिस आएगी, उसको स्टेटमेंट भी तो देना है, मेरा कोई तो गवाह होना चाहिए। इसलिए आनंद उन दोनों को रात में रुकने के लिए बोलता है। चाय पीने के कुछ ही देर में दादी अपनी सांस फूलने की नौटंकी शुरू कर देती हैं। वैष्णवी आनंद को अपने बैग से इनहेलर निकालने के लिए बोलती है। आनंद बैग से इनहेलर तो निकालता है लेकिन दादी को नहीं देता, बल्कि अंदर जाकर खुद इंजेक्शन लेकर आ जाता है। आनंद दादी से बोलता है कि इस इंजेक्शन से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, लेकिन दादी इंजेक्शन लगवाने से मना कर देती है। तभी आनंद अचानक से वही इनहेलर दादी के फेस पर स्प्रे कर देता है और दादी बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद आनंद तीनों यानी वैष्णवी, दादी और अविनाश को बांध देता है। मौका पाकर वैष्णवी सागर को मैसेज करती है पर उसका कोई जवाब नहीं आता। दरअसल सागर, वैष्णवी और दादी जब कार से आनंद के घर जा रहे थे तभी रास्ते में सागर को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो अपने पति के साथ कहीं जा रही होती है। उसको देखकर सागर डिप्रेस्ड हो जाता है और वैष्णवी और दादी को आनंद के घर छोड़कर नशा करना शुरू कर देता है। इसी कारण वो वैष्णवी के कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। इधर आनंद वैष्णवी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। वैष्णवी बोलती है कि मैं सब बताती हूँ पर उससे पहले मुझे एक बार वॉशरूम जाना है। आनंद उसको जाने देता है और वैष्णवी के वॉशरूम जाते ही आनंद दादी और अविनाश को कहीं छुपा देता है। वैष्णवी भी वॉशरूम में जाकर सागर को फिर से मैसेज और कॉल करती है पर सागर अब भी फोन नहीं उठाता। फिर वैष्णवी नीचे आकर जैसे ही अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है तभी दरवाजे पर कोई आता है। आनंद जब गेट खोलता है तो वहाँ मिसबा आया हुआ होता है, लेकिन यहाँ मिसबा अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक इंस्पेक्टर भी होता है। अब ये इंस्पेक्टर कौन है और आनंद के घर क्यों आता है, इसके लिए आपको इस कहानी के साथ जुड़े रहना होगा।
इन दोनों को देखकर वैष्णवी छुपने लगती है। इधर मिसबा भी अपने साथ दारू लेकर आया होता है और उस इंस्पेक्टर के साथ वहीं बैठकर पीने लगता है। मिसबा दारू पीते पीते अपनी वाइफ की बात इंस्पेक्टर को बताने लगता है कि वो कैसे उस पर हर वक्त शक करती रहती है। फिर इंस्पेक्टर आनंद को बताता है कि जब मिसबा उसके घर आ रहा था तो बीच में मिसबा की वाइफ उसको कॉल करके बेकार के सवाल कर रही थी, जिससे परेशान होकर मिसबा दारू पी लेता है और एक पुलिस वाले को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है। फिर इंस्पेक्टर आनंद से बोलता है कि वो तो मैंने इसे देख लिया और मैं इसको वहाँ से बचाकर तुम्हारे घर ले आया। असल में इंस्पेक्टर और मिसबा फ्रेंड्स होते हैं। आनंद के घर में नेटवर्क न आने की वजह से इंस्पेक्टर बाहर जाकर अपनी वाइफ को कॉल करता है। तभी वैष्णवी मौका पाकर पीछे की दीवार से कूदकर भागने की कोशिश करती है। इतने में आनंद ने जो स्मार्ट वॉच पहनी होती है उसका अलार्म बजने लगता है। दरअसल आनंद ने अपने घर के चारों ओर कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स लगवा रखी होती हैं, ताकि जब भी कोई उनको छुएगा तो आनंद की वॉच का अलार्म बजने लगेगा। अब वैष्णवी करंट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। उधर आनंद भी समझ जाता है कि वैष्णवी भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जाता है और वैष्णवी को वापस से बांध देता है। इधर इंस्पेक्टर ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए उसको उल्टियां होने लगती हैं। तभी वहाँ एक पौधे में इंस्पेक्टर को पैसों का एक बैग मिलता है, जिसे दादी ने वहाँ छुपाया हुआ था। इंस्पेक्टर इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाता है और आनंद के घर के आसपास तलाशी लेने लगता है। इसी दौरान उसे 2 काले बैग मिलते हैं, जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। और अब शुरू होता है अगला एपिसोड, जिसमें हम देखते हैं कि जब आनंद मिसबा के घर आने का वेट कर रहा था, तभी एक आदमी उसका डोरबेल बिना रुके लगातार बजाता है। अब जैसे ही आनंद बाहर देखने जाता है तो कोई आदमी चुपचाप उसके घर में घुस आता है और ये सब आनंद को अपने कैमरे की फुटेज में देखकर पता चलता है। और क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो उस आदमी के पैरों के निशान भी आनंद के घर में होते हैं। आनंद पैरों के निशान के पीछे जाता है, तभी पीछे से अविनाश उस पर अटैक कर देता है, जिससे आनंद बेहोश हो जाता है और अविनाश आनंद को एक अलमारी में बंद कर देता है। अब मूवी वापस प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है। यहाँ इंस्पेक्टर को आनंद पर शक होता है, इसलिए वो आनंद से पूछताछ करता है और बातों ही बातों में उसे मिसबा से ये पता चलता है कि आनंद दिमाग का डॉक्टर है। जब ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। आनंद उठकर दरवाजे की तरफ जाता है। वो बाहर की तरफ झांकता है तो देखता है कि बाहर फातिमा यानी मिसबा की वाइफ खड़ी होती है। वो मिसबा से बोलता है कि बाहर तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। इस पर मिसबा बोलता है कि सर प्लीज आप उसे बोल दीजिए कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आनंद मिसबा और इंस्पेक्टर को छुपने के लिए बोलता है। मिसबा और इंस्पेक्टर छुपते हैं और इसी तरह मौका पाकर इंस्पेक्टर आनंद के घर की तलाशी लेने लगता है। उधर फातिमा आनंद से अपने पति की बुराई करती है कि वो उसका ख्याल नहीं रखता और उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, वो उसका फोन भी रिसीव नहीं करता। और ऐसा बोलते बोलते फातिमा आनंद के करीब जाने लगती है। यहाँ आनंद उसको बोलता है कि जैसे आप समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसबा बहुत ही अच्छा इंसान है, हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो, इसलिए आपका फोन नहीं उठा रहा हो। वो फातिमा को समझा ही रहा होता है कि इतने में अंदर से मिसबा गुस्से में दौड़ा चला आता है और आते ही फातिमा को थप्पड़ मारता है। असल में उसने फातिमा की सारी बातें सुन ली होती हैं। अब यहाँ फातिमा और मिसबा दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उधर इंस्पेक्टर जब आनंद के घर की तलाशी ले रहा होता है तो उसको वैष्णवी बंधी हुई दिखती है, जो एक रूम में लॉक्ड थी। इंस्पेक्टर फौरन नीचे आता है और आनंद को 4-5 थप्पड़ लगाता है और नीचे आकर सभी को बोलता है कि ये लोगों की किडनी बेचता है। इसके घर के बाहर खून के कॉटन्स भी पड़े हुए हैं। इस पर आनंद मिसबा और इंस्पेक्टर को समझाता है कि वो लोग चोर हैं, वो मेरे घर में चोरी करने आए थे, इसलिए मैंने उन्हें बांध दिया। इंस्पेक्टर उसकी बात पर विश्वास करने से मना कर देता है। आनंद बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उल्टा आनंद को ही दोषी ठहराता है। अब इंस्पेक्टर आनंद से सवाल जवाब करने लगता है, जिससे आनंद को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू लेकर उस इंस्पेक्टर का पेट फाड़ देता है। पेट फटते ही इंस्पेक्टर की आंतें बाहर आ जाती हैं। मिसबा और फातिमा ये दृश्य देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी आनंद बोलता है कि तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, तुम दोनों मेरे गवाह हो, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। मिसबा आनंद से बोलता है कि आप गलत कर रहे हो, प्लीज हमें जाने दो, लेकिन आनंद नहीं मानता। अब मिसबा वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो आनंद उसी चाकू से मिसबा की पीठ पर वार करता है, जिससे मिसबा भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में फातिमा मौका देखकर आनंद के घर से बाहर निकल आती है। अब ये कहानी यहीं रुकती है और हमें आनंद के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि आनंद की वाइफ को दिमाग की बीमारी होती है और वो उस बीमारी के बिल्कुल लास्ट स्टेज में होती है, इसलिए उसका बचना मुश्किल है। उसी दिन आनंद अपनी लाइब्रेरी में जाकर बुक्स में उसी बीमारी का इलाज ढूंढता है।
तभी एक बुक में उसे इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं था कि उसकी वाइफ इस ऑपरेशन के बाद बच पाएगी या नहीं। ये बात आनंद हॉस्पिटल जाकर अपने सीनियर डॉक्टर को बताता है, लेकिन डॉक्टर इस ऑपरेशन को करने से मना कर देता है। अब आनंद जब घर आता है तो उसकी वाइफ उसको ये ऑपरेशन करने को बोलती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर अपना एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर मैं बच गई तो ठीक, नहीं तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं लोगों के काम आ सकी। तुम आज मेरी जान भले ही ना बचा पाओ, पर कल को अगर किसी और को ये बीमारी हुई तो उसे अपनी जान नहीं गंवानी होगी। अब आगे हमें पता चलता है कि आनंद अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने अपनी वाइफ का दिमाग निकालकर अपने पास रख लिया था। अब सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां फातिमा आनंद के घर से निकल आई थी। वो बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है और ड्राइवर से बोलती है कि भैया प्लीज जल्दी से मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। उस कार में हम एक और औरत को भी देखते हैं, तो गाड़ी वाला फातिमा को बताता है कि ये मेरी माँ है। फातिमा कार में बैठकर बोलने लगती है कि सब मेरी गलती है। अगर मैंने मिसबा पर शक ना किया होता तो आज ये सब नहीं होता। मेरी वजह से सब फंस गए। इस पर वो ड्राइवर फातिमा को अपने बारे में बताने लगता है कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक अच्छी खासी लड़की से की थी, लेकिन लोगों की बातों में आकर उसने अपनी वाइफ पर शक करना शुरू कर दिया। और एक दिन जब उसकी वाइफ सो रही थी तो वो एक पत्थर को उठाकर लाता है, जिसे वो अपने दरवाजे को रोकने के लिए लगाता था ताकि वो हवा से ना खुले, और उसी पत्थर से उसने अपनी बीबी का सर फोड़ दिया। गाड़ी में वो पत्थर भी होता है। ड्राइवर फातिमा को बोलता है कि मैं अपनी बीबी की याद में इस पत्थर को हमेशा गाड़ी में रखता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर गाड़ी रोकता है और बोलता है कि उतरो, पुलिस स्टेशन आ गया। ड्राइवर की स्टोरी सुन के फातिमा बहुत ही घबरा जाती है। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने आनंद खड़ा है, यानी वो ड्राइवर भी आनंद के साथ मिला हुआ है। तभी वो फातिमा को वापस से आनंद के घर ले आता है। अब फातिमा जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो वो ड्राइवर उसी पत्थर से फातिमा के सर पर मारता है, जिससे फातिमा वहीं गिर जाती है। आनंद गाड़ी में से उस औरत को लाकर अपने घर के एक कोने में खड़ा कर देता है, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि अविनाश की माँ होती है। और वो ड्राइवर भी आनंद का ही आदमी होता है, जिसका नाम केशवा है। अब आनंद तीनों को यानी कि फातिमा, दादी और वैष्णवी को एक साथ बांधकर बिठा देता है और अपने घर की सारी लाइट्स भी बंद कर देता है। यहाँ पर दादी अपना मुंह बंद नहीं रख पाती और बता देती हैं कि उसका एक बेटा भी है जो बाहर है, वो आकर उन्हें बचा लेगा। इस पर आनंद को गुस्सा आ जाता है और वो सच जानने के लिए वैष्णवी को मारता है। तो वैष्णवी उसको सब बता देती है कि इनका एक और साथी है सागर, जो अभी बाहर है। ये सुनकर आनंद वैष्णवी का फोन लेता है और सागर को मैसेज करता है, लेकिन सागर कोई रिप्लाई नहीं करता। वहीं कुछ देर बाद जब सागर को होश आता है कि उसके फोन में बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आनंद जानता है कि सागर अपने दोनों साथियों को ढूंढने जरूर आएगा। वो अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है और केशवा, जो आनंद का साथी है, वो गेट पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में सागर वहां आता है। उसके हाथ में गन होती है, लेकिन वो आगे के गेट की जगह पीछे की तरफ से आता है। वहीं आनंद ये सब अपने मॉनिटर पर देख रहा होता है। उसने अपने घर के चारों तरफ कैमरा लगवा रखे होते हैं। अब सागर किसी भी तरह से आनंद के घर में घुस जाता है। यहाँ उसको आनंद का सीक्रेट लैब मिलता है, जहाँ उसे अविनाश दिखाई देता है जो बंधा हुआ था। सागर जैसे ही अविनाश के पास जाने लगता है, तभी पीछे से केशवा उस पर अटैक कर देता है और उसे कुछ सुंगाकर उसे बेहोश कर देता है। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में आनंद अविनाश की माँ का ऑपरेशन करके उसको बचा लेता है। अविनाश की माँ का बचना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था, लेकिन आनंद ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। इसलिए अविनाश डॉक्टर आनंद का शुक्रिया बोलने उसके कैबिन में आता है और आनंद से पूछता है कि जो काम कोई नहीं कर पाता वो उसने कैसे किया, यानी आनंद ऐसे कौन से मेथड्स यूज करता है जिसकी वजह से आनंद सारे पेशेंट्स की जान बचा लेता है। इस पर आनंद अविनाश को बताता है कि ये सब कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। वो अविनाश से बोलता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, आगे चलकर तुम्हें भी लोगों की जान बचानी है। अब अविनाश उससे और सवाल पूछने लगता है। इस पर आनंद को गुस्सा आ जाता है और वो अविनाश को बाहर जाने के लिए बोल देता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट डे पर आकर रुकती है, जिसमें आनंद फातिमा को बोलता है कि वो उसका घर साफ करे। फातिमा उसके सामने रोने लगती है और बोलती है कि हम सबको छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर आनंद उसकी बात अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है और केशवा को उस पर नजर रखने के लिए बोलता है। अब आनंद अपने लैब में आकर एक आदमी की खोपड़ी फाड़ता है और उसका ब्रेन बाहर निकालता है। दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सागर ही होता है, यानी आनंद सागर को मार चुका होता है। यहाँ लैब में अविनाश भी होता है जो ये सब देख रहा होता है।
वो आनंद से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतने गंदे इंसान हो। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तो आनंद इस बात पर उसको कुछ फोटोज दिखाते हुए बताता है कि इसमें जो ग्रुप्स में हैं, ये सब हैप्पी फैमिलीज हैं जिनकी जान मैंने बचाई है और अब ये लोग अपने घरों में खुशी से रह रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आनंद ऐसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है जिनकी फैमिली नहीं होती। दरअसल वो मेमोरी मॉड्यूल पर अपनी रिसर्च कर रहा है। आनंद का साथी केशवा ऐसे बेघर लोगों को ढूंढकर लाता है जिन पर आनंद अपना एक्सपेरिमेंट करता है। आनंद अविनाश से बोलता है कि तुम मुझसे उस दिन पूछ रहे थे ना कि मैं कैसे लोगों की जान बचा लेता हूँ। लो देख लो, ये है वो रीजन। मैं पहले अपना एक्सपेरिमेंट बेघर लोगों पर करता हूँ, तब कहीं जाकर बीमार लोगों की जान बचा पाता हूँ। अब आनंद अविनाश से उसके घर में आने का कारण बताने को कहता है। अविनाश बताता है कि वो आनंद को अपना मेंटोर मानता है, इसलिए वो आनंद को फॉलो करने लगा। और एक दिन अविनाश ने देखा कि केशवा रोज आता है और अपनी गाड़ी में से एक आदमी निकालकर आनंद को देता है। ऐसा उसने लगातार कई दिनों तक नोटिस किया। बस यही पूछने के लिए अविनाश आनंद के घर आया था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जब अविनाश आनंद के घर आया तो आनंद ने उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया और अविनाश को बैठाकर खुद उसके लिए चाय लेकर अंदर चला गया। अंदर जाकर आनंद अविनाश को देने के लिए एक इंजेक्शन में कुछ दवाई डालने लगता है। ये सब अविनाश पीछे से देख लेता है और वो आनंद पर पीछे से वार कर देता है और उसको अलमारी में बंद कर देता है। अब प्रेजेंट में आनंद अविनाश को अपनी वाइफ का ब्रेन दिखाते हुए बोलता है कि जब रिसर्च पूरी हो जाएगी तो वो अपनी वाइफ की मेमोरी को फिर से जगाएगा। साथ ही वो अविनाश को एक बुक भी दिखाता है और बोलता है कि ये बुक जैसे ही पूरी हो जाएगी मैं वो जादू करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ फातिमा जब आनंद का घर साफ कर रही होती है तो केशवा उसको छेड़ता है। उधर जब आनंद अविनाश के पास जाता है तो अविनाश अपना हाथ रस्सी से निकालकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद आनंद चिल्लाने लगता है और उसकी चीख सुनकर केशवा ऊपर की तरफ भागता है तो वो फिसलकर नीचे गिर जाता है और तभी मौका पाकर फातिमा केशव के सर पर मॉनिटर उठाकर मार देती है। उधर आनंद अपनी रिसर्च के लिए सागर का ब्रेन प्रिजर्व करता है। इसके बाद जैसे ही आनंद नीचे आता है तभी वैष्णवी आनंद के गले में रस्सी डाल देती है और उसका गला दबाने लगती है। इसी बीच फातिमा भी मौका पाकर चाकू लाती है और दूसरी तरफ मिसबा भी होश में आ जाता है और आनंद के सर पर मारने के लिए अपने हाथ में सिलेंडर उठा लेता है। तभी अचानक आनंद अपनी पॉकेट से सागर की गन निकालता है और मिसबा पर गोली चला देता है। गोली लगते ही मिसबा गिर जाता है। इसी बीच दादी भाग कर जाती है और घर की लाइट्स का पावर ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से अंधेरा होने पर सारे लोग छुप जाते हैं। थोड़ी देर में फिर से आनंद अपने घर का पावर ऑन करता है और उसको जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ दवाई लगाने लगता है। इसके बाद वो फौरन जाकर लाइट्स ऑफ कर देता है और खुद नाइट विजन्स पहन लेता है ताकि वो अंधेरे में उन लोगों को देख सके। अब ये सारे लोग आनंद की लाइब्रेरी में जाकर छुपते हैं और वहाँ पर अविनाश भी आ जाता है और दूसरी तरफ आनंद अपने कान पर ग्लास लगाकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करता है। वो लोग आपस में घर से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ दादी को अविनाश से पता चलता है कि सागर मर चुका है। ये सुनकर दादी रोने लगती है। इसके बाद अविनाश दादी और वैष्णवी को आनंद के लैब में ले जाता है जहाँ सागर की बॉडी होती है। दादी उसे देखकर बहुत रोने लगती है और गुस्से में आकर आनंद के लैब में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। आनंद ने अभी तक जो भी ब्रेन संभाल कर रखे थे दादी सबको तोड़ देती है, जिनमें आनंद की वाइफ का ब्रेन भी होता है। ये सब देखकर अविनाश डर जाता है और दादी और वैष्णवी को वापस लाइब्रेरी में ले आता है। कुछ देर बाद जब आनंद लैब में आता है तो देखता है कि सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। उसकी वाइफ का ब्रेन भी उसे गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर आनंद जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत पर अब पानी फिर चुका था। उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स खराब हो चुके थे। वहीं अविनाश मिसबा की चेस्ट से गोली निकालने लगता है जो आनंद ने उस पर चलाई थी। कैसे भी करके वो गोली तो निकाल लेता है, पर मिसबा बहुत ही घायल हो गया था, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब ये सभी एक साथ गोला बनाकर चलेंगे और ऐसा करते हुए वो सभी घर के बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग हॉल में होते हैं तो आनंद भी इन लोगों के बीच में होता है। तभी एकदम से बिजली कड़कने की आवाज आती है और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। सभी लोग कोनों में छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलता कि आनंद भी वहीं पर है। अब क्योंकि आनंद ने नाइट विजन पहन रखा था इसलिए उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब फातिमा धीरे से मिसबा को आवाज देती है कि क्या तुम यहीं हो? मिसबा भी बोलता है कि हाँ मैं यहीं हूँ, आ जाओ धीरे से।
जैसे ही फातिमा मिसबा के पास आती है तो देखती है कि मिसबा का सर कटा हुआ है और उसके हाथों में रखा हुआ है। ये देखकर फातिमा की मानो सांसें ही आना बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद फातिमा को इस बात का एहसास होता है कि वहीं पास में हाथ में खून से रंगी तलवार लिए आनंद भी बैठा हुआ है, जिसने मिसबा का सर काट दिया है। अब आनंद भागकर फातिमा को पकड़ लेता है और सबको डराने लगता है। यहाँ आनंद फातिमा को बोलता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा और हम इन सबको मार देंगे। इतने में अविनाश उसकी एक्सपेरिमेंट वाली बुक ले आता है और उस बुक को फाड़ने की धमकी देता है। अब धीरे धीरे आनंद अविनाश के पास जाने लगता है तो अविनाश आनंद की तलवार से उसी को मारने की कोशिश करता है। तभी फातिमा भी आनंद पर अटैक करती है और इतने में वैष्णवी आनंद की पॉकेट से दरवाजे की चाबी निकाल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं दादी को भी अपना स्प्रे मिल जाता है और वो आनंद के फेस पर स्प्रे करने के लिए रेडी होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कहानी में 6 महीने के बाद का सीन देखने को मिलता है, जिसमें हम वैष्णवी को देखते हैं जो जॉब कर रही है और अविनाश को भी देखते हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहा है। वैष्णवी जब अपने घर जाती है तो वहाँ उसे डॉक्टर आनंद मिलता है जो वैष्णवी की सिस्टर से कुछ बात कर रहा होता है और वो वैष्णवी को एक बैग देता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। इतना बोलकर आनंद अपनी कार की तरफ जाता है तो वैष्णवी उसको रोककर पूछती है कि उस दिन आपने उन लोगों के साथ क्या किया। और इसी के साथ सीन वापस से उसी दिन पर आ जाता है जहाँ दादी अपने हाथ में स्प्रे लिए खड़ी थी। इसी दौरान आनंद अपनी तलवार से दादी और फातिमा दोनों का गला काट देता है। इधर जब अविनाश को पता चलता है कि उसकी माँ आनंद के पास है तो अविनाश आनंद के आगे हाथ जोड़कर रोने लगता है और उसकी माँ और उसको छोड़ने के लिए बोलता है। यहाँ आनंद अविनाश को छोड़ तो देता है, लेकिन वो उसके दिमाग की एक ऐसी सर्जरी कर देता है जिससे उसको कुछ भी याद नहीं रहता और इसी को कहते हैं मेमोरी मॉड्यूल। आगे हम अविनाश को देखते हैं जो अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा है। तभी वो एक अखबार पढ़ता है जिसमें पहली न्यूज होती है मेमोरी मॉड्यूल सक्सेसर इन हैदराबाद और उसमें एक फोटो आनंद की भी होती है, पर अविनाश उसको पहचान नहीं पाता। और इसी सीन के साथ होता है इस शानदार सीरीज का दी एंड। दोस्तों, मुझे ये ओवरऑल सीरीज काफी पसंद आई और उम्मीद करते हैं कि आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।